नमस्कार। चलिए आज अर्थशास्त्र के एक बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। सवाल यह है कि क्या अर्थव्यवस्था जब लड़खड़ाती है तो वो खुद ब खुद संभल जाती है? सोचिए, अगर अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी उथल-पुथल हो तो क्या वो अपने आप पटरी पर लौट आएगी? कुछ शुरुआती बहुत ही प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों का एक समूह था जिनका मानना था कि हाँ, बिल्कुल, अर्थव्यवस्था में खुद को ठीक करने की एक जादुई ताकत होती है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे पूर्ण रोजगार के इस वादे को। फिर देखेंगे कि यह सिद्धांत किन 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। उसके बाद बाजार के संतुलन को समझेंगे और फिर इस सिद्धांत पर जो सवाल उठे उनकी भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि आज इसकी क्या अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिद्धांत के सबसे बड़े और सबसे आशावादी वादे से। और वो वादा है पूर्ण रोजगार का। देखिए, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जे.बी. से ये अर्थशास्त्र के कुछ बहुत बड़े नाम हैं। इन सब का ये मानना था कि अगर बाजार को आज़ादी से काम करने दिया जाए, मतलब सरकार ज्यादा दखल न दे, तो अर्थव्यवस्था अपने आप ही पूर्ण रोजगार वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। तो सवाल उठता है कि भाई ये सिस्टम काम कैसे करता है? असल में ये पूरा का पूरा सिद्धांत 3 बड़ी बातों या कह लें कि 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। पहला पिलर है पूर्ण रोजगार का आइडिया। इसके मुताबिक अर्थव्यवस्था की जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो फुल एम्प्लॉयमेंट ही है। मतलब जो भी इंसान बाजार में चल रही मजदूरी पर काम करना चाहता है, उसके लिए एक नौकरी हमेशा मौजूद रहती है। दूसरा पिलर है मजदूरी का लचीलापन, यानी वेज फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है तो मजदूरी की दरें अपने आप कम हो जाएंगी, और जैसे ही मजदूरी कम होगी कंपनियां और लोगों को काम पे रखने लगेंगी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये एक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे मशहूर पिलर, जिसे से का नियम कहते हैं। ये कहता है आपूर्ति अपनी मांग खुद पैदा करती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब भी कोई फैक्ट्री कोई सामान बनाती है, मान लीजिए कारें, तो वो बनाने की प्रक्रिया में लोगों को सैलरी देती है, जमीन का किराया देती है और खुद मुनाफा कमाती है। यही पैसा लोगों की इनकम बनता है और फिर लोग उसी पैसे से बाजार में जाकर उन कारों को या दूसरे सामान को खरीदते हैं। तो प्रोडक्शन से ही डिमांड पैदा हो जाती है। इसलिए इस सिद्धांत के हिसाब से पूरी अर्थव्यवस्था में डिमांड की कमी होना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये सारी बातें कागज पर एक ग्राफ में कैसी दिखती हैं और लेबर मार्केट यानी श्रम बाजार में संतुलन कैसे बनता है। तो हमारे सामने ये एक ग्राफ है, बहुत सिंपल सा है। नीचे वाली लाइन जो एक्स एक्सिस है वो दिखाती है कि कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, और जो खड़ी वाली लाइन है वाई एक्सिस वो दिखाती है कि असल में मजदूरी कितनी है। अब देखिए, यहाँ बाजार की 2 ताकतें हैं। एक तरफ हैं कंपनियां जो कम मजदूरी पर ज्यादा लोगों को काम देना चाहती हैं। यह है लेबर डिमांड की लाइन जो नीचे की तरफ जा रही हैं। और दूसरी तरफ हैं हम जैसे लोग जो ज्यादा मजदूरी मिलने पर ज्यादा काम करना चाहते हैं। यह है लेबर सप्लाई की लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है। और जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे से मिलती हैं, यानी पॉइंट ई, वही है बाजार का संतुलन बिंदु या इक्विलिब्रियम। यही वो जादुई पॉइंट है जहां जितनी नौकरियां हैं उतने ही लोग काम करने को तैयार हैं। इसी को इस सिद्धांत में पूर्ण रोजगार कहा गया है। अब ये देखिए कि बाजार खुद को ठीक कैसे करता है। मान लीजिए किसी वजह से मजदूरी बाजार भाव से ज्यादा हो जाती है, तो क्या होगा? कंपनियां कम लोगों को काम पर रखेंगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अब जब बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे तो वो कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। इससे मजदूरी अपने आप नीचे आएगी और बाजार वापस उसी संतुलन वाले पॉइंट ई पर पहुंच जाएगा। इसीलिए इस सिद्धांत के मुताबिक बेरोजगारी एक छोटी मोटी टेम्पररी चीज है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? एक परफेक्ट सिस्टम। लेकिन तब क्या होता है जब ये सुंदर सा सिद्धांत असल दुनिया की मुश्किलों से टकराता है? और ये टकराव हुआ 1930 के दशक में, जब दुनिया ने महामंदी यानी द ग्रेट डिप्रेशन को देखा। इस एक घटना ने इस खूबसूरत सिद्धांत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया, क्योंकि सालों तक अर्थव्यवस्था खुद को ठीक नहीं कर पा रही थी और लाखों लोग बेरोजगार थे। ये टेबल सिद्धांत और हकीकत के बीच की खाई को बिल्कुल साफ दिखाती है। सिद्धांत कहता था कि मजदूरी लचीली है, पर असल में मजदूरी कम ही नहीं हो रही थी, वो स्टिकी हो गई थी। सिद्धांत ने कहा था कि मांग में कमी नहीं हो सकती, लेकिन महामंदी ने साबित कर दिया कि हो सकती है और बहुत बुरी तरह हो सकती है।
और जहां सिद्धांत ने कहा था कि सरकार को दूर रहना चाहिए, वहीं हालात चीख चीख कर कह रहे थे कि सरकार को कुछ करना होगा। तो कुल मिलाकर आलोचकों ने कहा कि ये सिद्धांत ऐसी बेरोजगारी को समझा ही नहीं सकता जहां लोग काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा। इसकी बुनियाद ही इस बात पर टिकी है कि मजदूरी एकदम फ्लेक्सिबल है और डिमांड की कभी कमी नहीं होती, लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। अब इतनी सारी आलोचनाओं के बाद ऐसा लग सकता है कि इस सिद्धांत को तो कूड़ेदान में फेंक दिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका प्रभाव आज भी बाकी है। जॉन मेनार्ड कीन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने बाद में इसके जवाब में अपनी थ्योरी दी, लेकिन फिर भी ये जो क्लासिकल मॉडल है, ये आज भी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई का पहला कदम है। ये हमें डिमांड और सप्लाई की वो बुनियादी ताकतें समझने में मदद करता है जो किसी भी बाजार को चलाती हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर बाजार एक ऐसी मशीन है जो खुद को ठीक कर सकती है, लेकिन कभी कभी वो बुरी तरह टूट जाती है, तो फिर उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए?